हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अब बारी है इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस एक्ट 1938 और आईआरडीए के रिवीजन की। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारे से चैप्टर का रिवीजन, यानी कि फास्ट ट्रैक कंप्लीशन। वील कवर एवरीथिंग। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर दो बारी एग्जाम में नहीं आया। ये देखिए, जून 23 और दिसंबर 23 में, बट बाकी हर हमेशा आया। ये जो मार्किंग होती है ना, मैं इसमें एमसीक्यू की मार्किंग नहीं लेता हूं, राइट। तो दिस इज ओनली फॉर सब्जेक्टिव वेटेज। जून 17 से अगर शुरू करें तो 10, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 0, 0 और देन 5, राइट। तो अब यहां पर हम शुरू करते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस लॉ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो 1912 से पहले कोई कानून हमारे देश में बीमा को लेकर नहीं था। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ये वाला कानून था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, राइट। और इसके अलावा एक और था, देखो ये लाइफ इंश्योरेंस वाला, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, राइट। लेकिन बात ये है कि जैसे ये वाला कंपनी लॉ तो सभी कंपनी के लिए था 1882 वाला, और ये 1912 में नया कानून बनाया गया बीमा के लिए अलग। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा सर कि बीमा का बिजनेस करने वाली ज्यादातर कंपनियां अनसाउंड होती जा रही थी, इंसॉल्वेंट होती जा रही थी। आप इमेजिन करिए, जिसकी जीवन का भार आपने उठाया है, पता चला आपका ही भार आप उठा ना पाए तो फिर क्या होगा। तो ये गड़बड़ हो रही थी, राइट। तो ये जो इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 बना, ये भी लंबा नहीं चल पाया। इसके अंदर देखिए, इरेगुलरिटीज की कोई चेकिंग नहीं थी। बीमा कंपनी अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करेंगी उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। कोई इन्वेस्टिगेशन का साधन नहीं था कि ये लोग अपने जो इंसॉल्वेंसी जैसी सिचुएशन है उसको कैसे सॉल्व करें। फॉरेन कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि कोई आप रिकॉर्ड सबमिट नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो वो तो फॉरेन कंपनी इधर उधर घोटाले करके भग लेती थी। तो अब उसके बाद इंश्योरेंस एक्ट 1938 आया, राइट। 1 जुलाई 1939 को वो लागू हुआ, और उसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट 1950 में और फिर 2015 में भी करा गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो 1956 में बनी, LIC ऑफ इंडिया। 1 सितंबर 1956 को उसने काम करना शुरू करा। और ये ठीक है, मरीन इंश्योरेंस का कानून हमारे देश में 1963 में बना, वो जो समुद्री यात्रा के लिए होता है। और जनरल इंश्योरेंस का कानून हमारे देश में 1972 में बना। 1972 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है अमल में आई। अब अगर FDI की बात करें कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या रूल है, तो वो स्लैब ऐसा है दोस्तों कि एक स्लैब है क्या कहते हैं बिना अप्रूवल के, एक स्लैब है अप्रूवल के बाद, और एक स्लैब है 100% का इन केस ऑफ इंटरमीडियरीज। मैं आपको दिखाता हूं, याद रखिएगा मैंने क्या कहा। विदेशी लोग जब भारतीय बीमा कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो उसके 3 अलग अलग परसेंटेजेस हैं जो आपने याद रखने हैं। ये देखिए, 26% तक FDI अलाउड है ऑटोमेटिकली बिना सरकार से पूछे। 49% तक अलाउड है सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर। यानी कि जो विदेशी कंपनी है उसकी हिस्सेदारी किसी बीमा कंपनी में 49 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम वेटेज 49, यानी कि 51% जो मेजॉरिटी वोट है वो भारतीय लोगों के पास रहेगा। हाँ, जो इंटरमीडियरी है, यानी बीमा कंपनियां नहीं, बीमा बेचने वाले जो ये इंटरमीडियरी लोग हैं, उनके 100% हो सकता है, ठीक है। अच्छा, करंट पोजीशन आपके इंस्टीट्यूट की किताब में जो दी हुई है वो आज 2024-25 में भी 2021 की दे रखी है कि भारत में 57 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनमें से 27 लाइफ इंश्योरेंस का काम करती हैं, 27 जनरल इंश्योरेंस का, 5 स्टैंड अलोन हेल्थ बिजनेस में है, 5 यानी कि केवल हेल्थ बिजनेस में ही है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के लिए ये 2000 में खोला गया हमारा जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। एक ये बेसिक प्रिंसिपल का टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना है। बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनके आधार पर ही बीमा बेचा जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हमेशा प्री डिटरमाइंड अजम्पशंस के रूप में चलते हैं, मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमेशा फॉलो होंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि हम इन्हें फॉलो ना करें। मतलब इनको क्या कहना चाहिए, इम्प्लाइड कंडीशंस हैं ये, मतलब कोई डिस्कस ना करे तब भी हम ये हमेशा मान के चलते हैं। तो ये ऐसे प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? पहला है गुड फेथ,
अब्रिमा फिडी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बीमा बेचने वाला और बीमा खरीदने वाला एक दूसरे को सब कुछ सच सच बताएंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, इसके लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये एक स्टेटमेंट होती है जो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को करी। अब ये इंटेंशनल भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है, बट अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है तो फिर उसको फ्रॉड नहीं माना जाता। ठीक है, नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। जैसे कोई इंफॉर्मेशन हमने अपने फॉर्म में भरी, इंश्योरेंस खरीदते वक्त जो डेटा हमें फॉर्म में एंट्री करना होता है वो हमने किया, और कोई इरेलेवेंट चीज जो है अपने गलत कर दी जिससे प्रीमियम के अमाउंट पर असर पड़ सकता था, क्लेम के अमाउंट पर असर पड़ सकता था, वो तो बड़ी चीज है और आपने जानबूझकर गलत भरी, वो फिर फ्रॉड है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई खास फर्क उस पर नहीं पड़ता तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये आपने गलती जानबूझकर करी है या अनजाने में करी है? तो देखिए, अगर ये मटीरियल चीज है, अगर इसमें फ्रॉड हुआ है और आपको पहले से जानकारी थी, तो फिर हम मानेंगे कि आपने जानबूझकर किया है। ठीक है, अच्छा ये लाइन याद रखना है कि 2 साल तक पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो ये यहाँ पर 2 ईयर्स लिखा है, लेकिन अब कोई बात नहीं, जैसा लिखा है उसके हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें बदलाव एक बार 3 साल का आया था, लेकिन आप प्लीज इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलिए तो मैं ज्यादा सही रहेगा। वारंटी क्या होती है? वारंटी आप जानते हैं, दीज आर कंडीशंस विच आर टू बी फुलफिल्ड आफ्टर सेल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, दे हैव टू बी फुलफिल्ड। What are conditions? These are conditions to be fulfilled before selling the insurance. जैसे सेल ऑफ गुड्स में आपने बचपन में पढ़ा होगा, conditions if not fulfilled the contract of insurance will become void. Warranty if not fulfilled the insurance will not become void. The insurance will remain valid. ठीक है, conditions का मतलब है कुछ limitations और कस्टमर के कर्तव्य जो उसको निभाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंश्योरेंस हमने किसी को बेचा है सपोज करिए, और हम उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में कि सालाना एक हेल्थ चेकअप आपको कराना ही पड़ेगा मैंडेटरी, और वो नहीं कराता, ठीक है, तो ये वारंटी में कवर होगा क्योंकि ये कंडीशन बाद में है। लेकिन पहले कंडीशन है कि भाई आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पहले आपको हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, तब आपको बीमा बेचेंगे, तो ये कंडीशन हुई, राइट। देखिए, टाइप ऑफ कंडीशन होती है प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट। प्रेसिडेंट होती हैं ये पहले पूरी होंगी, सब्सिक्वेंट है वो बाद में पूरी होंगी। इम्प्लाइड कंडीशंस जो हमें मानकर चलनी पड़ती हैं, और कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे लिमिटेशन पीरियड कम होगा या फिर इंश्योरेंस के कस्टमर के हक कम होंगे, वो वॉइड होते हैं। इंडेमनिटी एंड सबरोगेशन, इंडेमनिटी एंड सबरोगेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। देखिए, जून 2024 में 5 नंबर का क्वेश्चन है। जून 2024 में 5 नंबर का क्वेश्चन यहां पर लिखा है कि सबसे पहले तो आप समझिए इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं इंडेमनिटी मतलब कि प्रॉमिस टू सेव समबडी फ्रॉम द लॉस। आपकी गाड़ी को चोट पहुंच गई, आपका गाड़ी का कांच टूट गया, बीमा कंपनी कहती है हम भर देंगे, तो हम आपको कॉम्पेंसेट कर देंगे। दैट इज इंश्योरेंस इन द नेचर ऑफ इंडेमनिटी। सबरोगेशन होता है कि जिस चीज का हमने इंडेमनिटी आपको दे दिया, हमने आपको उसका क्लेम दे दिया, तो जो उसका रिमेन्स है वो बीमा कंपनी का होगा। याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट इंडेमनिटी। ये मल्टीपल चॉइस में आपके काम आएगा। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट इंडेमनिटी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी नहीं है। ठीक है, पक्का क्लियर। मैक्सिमम रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी मतलब अगर इंडेमनिटी है यानी कि लॉस कंपनसेट करने का वादा है, तो बीमा कंपनी कहती है कि हम आपके एक्चुअल लॉस से ज्यादा पैसा नहीं देंगे। एक्चुअल लॉस और मैक्सिमम क्लेम लिमिट विच एवर इज लोअर। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस में इंडेमनिटी होती है, और ये आप थोड़ा बोल्ड होना चाहिए था, ये ध्यान रखिएगा। कंडीशंस बिफोर क्लेमिंग द कॉम्पेंसेशन। अगर आपको कोई लॉस हुआ है और आप कंपेंसेशन मांगते हैं, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपको लॉस हुआ है। पॉलिसी में जितना अमाउंट है उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। प्रॉक्सिमेट कॉजेज मतलब जो स्पेसिफाइड रीजंस की वजह से लॉस बीमा पॉलिसी में कवर है, केवल वही मिलेगा आपको। और मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ इंडेमनिटी। अगर ये वस्तु नष्ट हो जाती है तो मार्केट रेट के हिसाब से हम आपको क्लेम देंगे। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट का मतलब, देखिए दोस्तों, हमेशा पॉलिसी के अंदर ये लिखा होता है कि किन किन कारणों से होने वाले नुकसान को हम कवर करेंगे, तो उनको बोलते हैं नियर रीजंस, स्पेसिफाइड रीजंस, निकटतम वाले कारण, तो उनकी वजह से होने वाले लॉस कवर होंगे। अब हमने मान लीजिए कार का कांच टूटा,
तो कार का कांच ठीक कराने की जिम्मेदारी मोटर इंश्योरेंस वाली कंपनी की है। लेकिन कार का कांच टूटा, कांच टूटने से वो कांच नीचे गिरा और वो ड्राइवर के हाथ पर कांच आकर लग गया, अब उसका इंश्योरेंस हेल्थ वाला जानेगा। मोटर इंश्योरेंस जिसने आपको बेची है वो खाली कांच लगवाएगा। तो जो सीधा संबंध रखता है लॉस का कारण वही आपको मिलेगा, बाकी नहीं। इंश्योरेंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर भारत में कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको ये रट लेना है कि बीमा के कस्टमर्स यही जाएंगे शिकायत करने कंज्यूमर फोरम में। अभी अगर उनको बीमा कंपनी से कोई प्रॉब्लम है वो IRDA के पास भी जा सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर फोरम उनके लिए खुली है, राइट। कॉम्पेंसेटरी नेचर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भारत में, आपको कॉम्पेंसेशन वो दिलवाएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर वो अप्लाई होता है, ठीक है। ध्यान से देखें, मेजर डिस्प्यूट क्या होते हैं बीमा कंपनी और बीमा वालों के बीच में, ग्राहकों के बीच में। या तो क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, रिजेक्ट कर दिया, या फिर कम एक्सेप्ट करा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां नहीं जा सकती कंज्यूमर फोरम। मतलब बीमा के कस्टमर को बीमा की कंपनी पर केस करना है तो ये पॉसिबल है, बीमा की कंपनी को बीमा के कस्टमर पर केस करना है ये संभव नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कॉमर्शियल कंज्यूमर शैल ऑल्सो बी कंज्यूमर, यानी कि अगर हमने अब कोई गुड्स खरीदे और हमने बिजनेस यूज के लिए खरीदे और उसका इंश्योरेंस करा लिया, लोग अपने स्टॉक की इंश्योरेंस करा लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना है, 6 नंबर में, ये जून 2017 में पूछा जा चुका है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का रूल है कि जिस चीज की आप इंश्योरेंस कराएंगे उसमें वो आपकी होनी चाहिए या आपका उसमें फायदा नुकसान छिपा होना चाहिए। अगर आप किसी अजनबी की वस्तु का बीमा करा रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है तो वो बीमा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मतलब किराएदार मकान मालिक के मकान का बीमा करा सकता है, एक्सीडेंटल या हाउस इंश्योरेंस, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि भाई मैं रहता हूं यहां पर, नुकसान तो मुझे होगा अगर कुछ हुआ, वो ठीक है। कहीं ना कहीं आपका फायदा नुकसान जुड़ा हुआ होना चाहिए जिस वस्तु का आप बीमा करा रहे हैं उससे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज अ कंपल्सरी कंडीशन। कैसे पता चलेगा कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं? मैंने बताया ना, अगर उस वस्तु के नुकसान होने से आपको आर्थिक लॉस होता है तो फिर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिमिटेड हो सकता है? हाँ, कम पार्शली भी हो सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आधा आधा भी हो सकता है। भाई जैसे कोई कार हमारे मकान मालिक की है, उस हम देखते हैं पार्किंग में खाली खड़ी है, तो हमने उससे कहा 2 दिन के लिए तुम हमको इसको किराए पे और दे दो, तुम्हारा घर भी हमने किराए पे ले लिया, तुम्हारी कार भी हमने किराए पे ले ली 2 दिन के लिए हर हफ्ते। तो उस कार का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी क्या हो गया? 2 टुकड़ों में बट गया। बट ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा, ठीक है। टाइमिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको ये ध्यान रखना है। लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस में जिस दिन आप पॉलिसी खरीदते हैं उस दिन इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मैंडेटरी है। लेकिन फायर और मोटर एक्सीडेंट में क्या होता है कि जिस दिन आप प्लान खरीद रहे हैं और जिस दिन आप क्लेम मांग रहे हैं, दोनों दिन आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? लाइफ इंश्योरेंस में और एक्सीडेंट इंश्योरेंस में जिस दिन पॉलिसी खरीदी उस दिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने मोटर और ये क्या था, फायर इंश्योरेंस में जिस दिन आपने खरीदी और जिस दिन क्लेम मांगा, दोनों दिन आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेंस में ऐसा रूल है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो ना हो आप बीमा खरीद सकते हैं। मतलब कोई पानी का जहाज जिसका आपसे कोई मतलब नहीं, नहीं नहीं मेरे को अच्छा लगता है इसका बीमा कराओ, ये भी पॉसिबल है। डेट ऑफ कवरेज ऑफ न्यू पॉलिसी, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि नई पॉलिसी किस दिन से कवर होती है। जैसे आज मान लीजिए 6 सितंबर 2024 को हमने पॉलिसी खरीदी, तो 6 सितंबर कब से शुरू हुआ था? 5 और 6 की रात को, 5 और 6 की जो मिडनाइट थी वहां से ही पॉलिसी स्टार्ट मानी जाती है। मतलब दोपहर में भी अगर पॉलिसी खरीदी तो दोपहर से कवर नहीं होगी, थोड़ा कुछ घंटे पहले से कवर हो जाएगी वो। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो देखने का ऐसा कोई रोल नहीं है। अथॉरिटी, पॉलिसी होल्डर, बैंकिंग कंपनी, कंट्रोलर, कोर्ट जनरल, हेल्थ, गवर्नमेंट, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर, इंश्योरेंस एजेंट, इन्वेस्टमेंट। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की डेफिनेशन आप याद कर लेना, ये मेरे हिसाब से आपको पता भी होनी चाहिए। री इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। बस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस, बस इतना याद कर लें आप। बीमा के कानून के कुछ मुख्य बातें। पहला, इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, पानी का जहाज और हवाई जहाज, इसका बीमा कोई विदेशी कंपनी नहीं कर सकती।
इसका बीमा केवल भारतीय बीमा कंपनियां करेंगी। अगर विदेशी से करवाना है तो IRDA से पूछना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? हमें क्या पता क्यों, ऐसा रूल है। ये जून 19 में आया है, 3 नंबर में देखिए। बीमा कंपनी खोलने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? लाइफ या जनरल के लिए 100 करोड़, मतलब अगर आप लाइफ भी खोल रहे हो जनरल भी खोल रहे हो तो 100 + 100 200 करोड़। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 100 करोड़ और री इंश्योरेंस के लिए 200 करोड़। नेट ओन्ड फंड होना चाहिए 5000 करोड़। कैपिटल की सिंगल फेस वैल्यू, जितने शेयर हैं सबका सिंगल फेस वैल्यू होना चाहिए। वोटिंग राइट्स केवल इक्विटी वालों को ही मिलती है, वो तो जनरल बात है। 1 साल का ग्रेस मिल सकता है मैक्सिमम पेमेंट ऑफ कॉल्स के लिए, मतलब जिन शेयर होल्डर्स ने 1 साल से पैसे नहीं दिए वो उनको कहो नमस्ते। अगर IRDA चाहे तो कैपिटल कंडीशन से एग्जेम्पशन कर सकता है, ठीक है, किसी भी कंपनी को। दिसंबर 2017 में 4 नंबर का क्वेश्चन है कैपिटल के ऊपर। दिसंबर 2016 में 5 नंबर का क्वेश्चन है कैपिटल के ऊपर। अब है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। जो बीमा कंपनियां हैं दोस्तों, वो अपने अकाउंट्स बनाएंगी किसमें? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। उसकी 4 कॉपी बनाकर IRDA को देंगी 6 महीने के अंदर। हाँ, उस पर साइन कौन करेगा ये देखिएगा। जो 4 कॉपी हैं उनमें से एक साइन करेगा कंपनी की तरफ से, कौन? बाय द चेयरमैन एंड 2 डायरेक्टर्स एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर, एंड इफ द कंपनी हैज MD बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड 1 शैल बी साइंड बाय द ऑडिटर हु मेड द ऑडिट, द एक्चुअरी हु मेड द वैल्यूएशन। तो 4 कॉपी में एक एक करके याद कर लो। 1 कॉपी हो गई चेयरमैन, 1 कॉपी हो गई 2 डायरेक्टर, तीसरी कॉपी हो गई प्रिंसिपल और मैनेजिंग डायरेक्टर, चौथी कॉपी हो गई ऑडिटर या एक्चुअरी। डिफेक्टिव और इनएक्यूरेट रिटर्न, वो तो अगर IRDA को लगता है कि आपने जो पेपर जमा करे वो ठीक नहीं है तो आपके पास वापस भेज देंगे। नाउ वी हैव एक्चुएरियल वैल्यूएशन और रिपोर्ट। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअरी इज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन इंडिया, just like you people practice as cost accountant, people practice like chartered accountant, people practice like lawyers, people practice like engineers, architects, right? उसी प्रकार people practice as actuary. Actuary is an independent institute in India, Indian Actuarial Institute. तो वहां से पास हुए जो लोग हैं उनके द्वारा करे जाने वाले वैल्यूएशन के बारे में यहाँ पर लिखा है। ये जून 2017 में 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर लिखा है कि हर साल कम से कम एक बार आपका इन्वेस्टिगेशन होगा अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? आपकी लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करा जाएगा। लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करने से पता चलता है कि भाई इतने पैसे की आपकी देनदारी है तो उतने पैसे के आपके पास एसेट्स हैं कि नहीं, आपके पास उतना कैश बेस है कि नहीं, राइट? और अगर लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपका हो सकता है। रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसीज एंड क्लेम्स, ये दिसंबर 18 में 4 नंबर का आ चुका है, दिसंबर 22 में 4 नंबर का। आप देखिए कि आपको पता चल रहा होगा कि ये पेपर में जब एग्जाम में आते हैं चीज़ें तो कितनी सिंपल तरीके से पूछता है, कोई मुश्किल चीज़ थोड़ी है। यहाँ पर बताया गया है कि बीमा कंपनियों को क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं। जितनी पॉलिसी उन्होंने इशू करी उसमें कस्टमर का नाम, पता, डेट, किस दिन ट्रांसफ़र, नॉमिनेशन या असाइनमेंट हुआ, कब क्लेम आया, किसका क्लेम आया, एड्रेस, किस दिन क्लेम डिस्चार्ज करा गया, अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल दोनों रूप में आप रख सकते हैं। सरकार बता सकती है कि प्रीमियम का जो अमाउंट है मिनिमम इतना प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब है इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स। देखिए जितना पैसा आपका लायबिलिटी का है, यानी कि इतना पैसा आपने देना पड़ सकता है। मृत्यु का पता थोड़ी है, एक इमारत गिरी और बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम आ गए, बुरा ना माने लेकिन बीमा में तो यही है, राइट? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अचानक से लायबिलिटी पेबल हो जाएगी ना, तो बीमा कंपनी मस्ट बी ऑलवेज रेडी फॉर दैट मच अमाउंट। दैट इज वाई जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वाली कंपनियां हैं उनको हमेशा इन्वेस्टमेंट करना होगा। कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा ये देखिए, इज इक्वल टू लायबिलिटीज फॉर मैच्योर्ड क्लेम माइनस अनपेड प्रीमियम माइनस लोन रिसीवेबल। मतलब जितना भी क्लेम अमाउंट है उसमें 2 चीजें माइनस हो रही हैं। एक तो जो प्रीमियम कस्टमर ने दिया नहीं वो माइनस कर लो, मतलब उतनी पॉलिसीज माइनस कर लो, प्रीमियम आया नहीं तो हमारा क्लेम कैंसिल। और लोन रिसीवेबल का मतलब है जितने हमने लोन दे रखे हैं अपने कस्टमर्स को वो माइनस कर लो। ये हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ठीक है? कहाँ इन्वेस्ट करना है? यहाँ पर
अगर आप जीवन बीमा बेचते हैं तो 25% पैसा आपको सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, 25% सरकार के द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, और रिमेनिंग कहीं पर भी। कहीं का मतलब ये भी होता है एनीवेयर मींस नोवेयर ऑल्सो, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब नहीं भी करें तो चलेगा। अगर आप जनरल इंश्योरेंस बेचते हैं तो 25% सरकारी सिक्योरिटी में, 10% सरकार के द्वारा अप्रूव्ड में, और बची हुई कहीं पर भी। तो आप फर्क देख लीजिए, यहाँ 25-25 रिमेनिंग था, यहाँ पर 25 और 10 फिर रिमेनिंग है। हाँ ये देखो आप, ये इस पर क्वेश्चन फाइनल लेवल का ये बनना चाहिए पेपर में, पता नहीं बनता क्यों नहीं है। अगर बीमा कंपनी अपने प्रमोटर ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहती है, जैसे आदित्य बिरला की बीमा कंपनी है और वो आदित्य बिरला में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो देखिए 5% से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन लोन, बीमा कंपनी लोन नहीं देगी, ठीक है, लेकिन अपने ही द्वारा इशू करी गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रखकर लोन दे सकती है। यहां लिखा नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वो पॉलिसी 3 साल पुरानी होनी चाहिए मिनिमम। किसी भी बीमा कंपनी की तरफ से अपने कस्टमर को लोन दिया जाता है, अगर उसकी पॉलिसी 3 साल पुरानी हो जाती है, उस पॉलिसी को ही हम अपने पास गिरवी रख लेते हैं। तो इस प्रकार जैसे हम अपने कस्टमर को लोन देते हैं, उसी प्रकार हम अपने डायरेक्टर, मैनेजर, एक्चुअरी, ऑडिटर और ऑफिसर को भी लोन दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वैसे हम कुछ भी गिरवी रखकर लोन नहीं देंगे, हमारा लोन का काम नहीं है, लेकिन हमारी ही पॉलिसी गिरवी रखकर, हमने ही जो इशू करी है वो गिरवी रखकर, अगर कस्टमर लोन मांगता है 3 साल से ज़्यादा पुरानी पॉलिसी पर, तो हम दे देंगे। अब चाहे लोन लेने वाला एक्सटर्नल कस्टमर हो, चाहे ये लोग हो, ठीक है। ये जो अथॉरिटी है उसमें बैंकिंग कंपनी के ऊपर कोई रूल नहीं है। जून 18 3 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अगर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लगने वाले रूल्स फॉलो नहीं हुए तो बीमा कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं दे विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। थर्ड पार्टी रिस्क ऑफ मोटर व्हीकल, देखिए क्या होता है कि जब आप जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में होते हैं और आप मोटर इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, ठीक है, टू गेट द एक्सीडेंट्स डन। तो हम हमेशा क्या करेंगे, अंडरराइटिंग करवाएंगे, अंडरराइटिंग करवाएंगे, यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस अपनी अंडरराइटिंग करवाएगा। अब अंडरराइटिंग क्या होती है फिलहाल हमें नहीं जाना, आपको एग्जाम के लिए रूल क्या याद रखना है कि मोटर व्हीकल के केस में ये मैंडेटरी है कि मिनिमम इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग जरूर होनी चाहिए, लेकिन आईआरडीए आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है। आईआरडीए आपका इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन कर सकती है, आपको कोऑपरेट करना होगा। हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ कमीशन, ध्यान से देखना है कि एजेंट के अलावा, एजेंट को तो कमीशन प्राप्त होता ही है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की मल्टी लेवल मार्केटिंग अलाउड नहीं है, किसी भी प्रकार का कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है। तू बीमा बेच दे तेरे को पैसे मिलेंगे, नहीं, पहले आईआरडीए का एग्जाम पास करिए, इंश्योरेंस एजेंट बनिए, लाइसेंस लीजिए और फिर बीमा बेचेंगे आप, नहीं तो कोई भी आदमी कमीशन के नाम पर कुछ भी बेच देगा। तो बीमा बेचने का हक नहीं है सिवाय इंश्योरेंस एजेंट्स को। इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं वो उनके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि मोर देन 1 अलाउड नहीं है। अगर आप एक कंपनी का जीवन बीमा बेचते हैं तो दूसरे का हेल्थ बेच सकते हैं, तीसरे का जनरल इंश्योरेंस बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस बेचें। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं होगी। हाँ, ये लाइन ज़्यादा बोल्ड होनी चाहिए थी, ये वाली याद कर लीजिए। कोई भी इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनेगा, अगर बनना चाहते हो तो आईआरडीए से पूछकर बन सकते हो। हाँ, पॉलिसी नॉट टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स, अगर पॉलिसी खरीदे हुए 3 साल हो गए हैं तो पॉलिसी में जो पर्टिकुलर्स दिए हैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठ सकता। पॉलिसी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पॉलिसी में जो पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं उस पर सवाल नहीं। जैसे मान लो पॉलिसी का पूरा फॉर्म हमने भरा, फिर 4 साल बाद बीमा कंपनी आके कह रही है आपने ना फॉर्म में गलती करी थी इसलिए हम आपको क्लेम नहीं दे रहे, ये झूठी बातें नहीं, गलत बात, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि डेट ऑफ बर्थ में गलती करी है या फिर जानबूझकर कोई गलती करी है तो फिर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा आपको 3 साल के बाद भी। इस पर क्वेश्चन है जून 2016 का।
सर्वेयर और लॉस एसेसर आप जानते हैं, ये जनरल इंश्योरेंस के केस में होते हैं केवल। लाइफ इंश्योरेंस में तो आदमी मर गया, उसको क्या असेस करोगे उसको क्या सर्वे करोगे। जनरल इंश्योरेंस में माल जल गया, टूट गया, खराब हो गया, तो उसको सर्वे करने वाला आता है, असेसमेंट करने वाला आता है, लॉस कंप्यूट करने वाला आता है, ये वेरीफाई करने आता है कि हाँ भाई सही है कि नहीं, वाकई में लॉस हुआ कि नहीं। तो हमारे देश में ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर, इसके द्वारा सर्टिफाइड लोग ही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये तो ठीक है, एसेट शैल बी वैल्यूड एट वैल्यू नॉट एक्सीडिंग देयर मार्केट और रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जितना भी मार्केट प्राइस चल रहा है या जितने पैसे आज उसके मिलेंगे उससे ज़्यादा में एसेट नहीं दिखानी है। जैसे मान लीजिए बीमा कंपनी को कोई अपनी एसेट है, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 55 करोड़ रुपए, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू 150 करोड़ हो चुका, तो आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिखानी है। यहाँ पर विचएवर इज लोअर नहीं है, जो मार्केट फ्लक्चुएशन है उसको आपने यूज करना है अपने पास। ठीक है, सभी लायबिलिटी की भी वैल्यूएशन करनी है। हाँ, ये जरा ध्यान से देखेंगे, हर इंश्योरेंस वाले को अगर वो लाइफ इंश्योरेंस बेचता है तो उसको अपनी वैल्यूएशन की स्टेटमेंट एक्चुअरी से साइन करानी है, और अगर जनरल इंश्योरेंस बेचता है तो ऑडिटर से साइन करानी है। हर 31 मार्च को एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट, ये बैलेंस शीट के अलावा वाले काम है। अगर आप जनरल इंश्योरेंस बेचते हैं तो आपकी नॉर्मल बैलेंस शीट साइन हुई वही वाली चल जाएगी, लेकिन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं 31 मार्च को जो आपका ऑडिटर ऑडिट करेगा वो तो करेगा ही, उसके अलावा एक्चुअरी से आपको एसेट और लायबिलिटी का टोटल भी साइन करवाना पड़ेगा। सफिशिएंसी ऑफ एसेट्स, आपके पास पर्याप्त एसेट होनी चाहिए। क्या पर्याप्त का मतलब है, देखो, एवरी इंश्योरर एंड री इंश्योरर विल मेंटेन एन एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटी से ज्यादा आपकी एसेट रहनी चाहिए। कितनी ज्यादा, नॉट लेस देन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनिमम कैपिटल। मिनिमम कैपिटल कितनी थी, 100 करोड़ और 200 करोड़, यही तो दो वैल्यू थी। तो अगर आप री इंश्योरेंस बेचते हैं तो 50% कितना हुआ, 100 करोड़, नॉर्मल कितना हुआ, 50 करोड़, मतलब आपकी एसेट और लायबिलिटी में 50 करोड़ का कम से कम गैप होना चाहिए। एसेट और लायबिलिटी में 50 करोड़ का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। री इंश्योरेंस में 100 करोड़ का डिफरेंस होना चाहिए। आपकी लायबिलिटी यहाँ और आपकी एसेट यहाँ होनी चाहिए, और ये जो गैप है वो कम से कम कैपिटल का 50% होना चाहिए। ठीक है, डीम्ड इंसॉल्वेंसी, अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते तो आपको इंसॉल्वेंट मान दिया जाएगा, और हर बीमा कंपनी को सॉल्वेंसी मार्जिन फॉलो करना पड़ता है। ये सवाल आप देखिए, दिसंबर 14 3 नंबर, दिसंबर 21 3 नंबर, जून 15 3 नंबर, देखो दिसंबर 15 3 नंबर। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैंने एक आध क्वेश्चन वो भी रख लिया है जो पास्ट एग्जाम में आया और मुझे अच्छा लगा कि आपको पढ़ना चाहिए, भले ही उसका टॉपिक इस बार इंस्टीट्यूट की किताब में नहीं है। ठीक है, अब इस इंश्योरेंस के चैप्टर का अगला हिस्सा करते हैं दोस्तों, IRDA, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 and Competition Commission of India under that act. Let us start the fast track batch for this chapter now. सबसे पहले परंपरा के मुताबिक let us see the marks और उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पे ना एक अच्छी बात देखने योग्य ये है कि एक बार को छोड़कर, मतलब दिसंबर 21 में ये चैप्टर नहीं आया, विच इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि आपको पता है आज की मार्केट इंडस्ट्री के हिसाब से दिस चैप्टर हैज बिकम वेरी प्रोमिनेंट, वेरी रेलेवेंट, क्योंकि रोज आप अखबार पढ़िए, बिजनेस न्यूज पढ़िए, ये इसकी एक खबर मिलती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बिकम सो एक्टिव कि किसी न किसी मर्जर को ये लोग रेगुलेट करने जा रहे होते हैं, कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को रोकने जा रहे होते हैं। सो व्हाट इज कंपटीशन एक्ट? आप इमेजिन करो कि कोई मार्केट है, कोई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल IT इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल रेडीमेड गारमेंट है, एनीथिंग, तो वहां पे जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए मार्केट में। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वहां पर कोई प्रोटेक्टिव मेजर सरकार लगा दे कि भाई बस 25 ही व्यापारी होंगे, 26वां नहीं आ सकता, विच इज नॉट गुड, करेक्ट। टेलीकॉम में भी प्लेयर आपको देखने में कम लगते होंगे, वो अपनी वजह से, सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है कि आपको आने से मना कर देगी, आपको लाइसेंस नहीं देगी टेलीकॉम का। हाँ, बैंकों के लिए मैं नहीं कहता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द बैंक्स इन इट्स ओन वे, लेकिन आप बाकी इंडस्ट्री में ना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, तभी ग्राहक का फायदा होगा। तो ये कॉम्पिटिशन एक्ट का 3 बेसिक इंग्रेडिएंट आप लोग रट लो, 3 बेसिक इंग्रेडिएंट, नाम ही ये है 3 बेसिक इंग्रेडिएंट या 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। पहला, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट को रोकना,
prevent anti-competitive agreement, prevent abuse of dominant position. Mind it, dominant position is not bad, its abuse is bad. आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, डोमिनेंट पोजीशन कभी खराब नहीं होती है। यार हम बड़े हैं तो हमारी गलती है, अगर गूगल बड़ा है तो गूगल की गलती है, अगर इन्फोसिस बड़ा है तो उसकी गलती है, अगर हम अमूल बड़ा है तो उसकी गलती है, नो। लेकिन अपने बड़े होने का अनुचित लाभ नहीं लेना है। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट वाज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, टू अवॉइड एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, सेकंड टू अवॉइड to prevent abuse of dominant position, and third is to regulate combinations. When you are going for merger or amalgamation or even demerger, तो demerger तो वैसे अप्रूव हो ही जाता है, मर्जर में प्रॉब्लम है। क्या होगा, कल को कोका कोला पेप्सी मर्ज हो जाए तो आपको नहीं लगता कि हमारे पास से चॉइस खत्म हो जाएगी? अभी तो हम कोका कोला वाले को गुस्सा के बोल सकते हैं, भाई मैं जा रहा हूँ पेप्सी पे, तेरे पसंद नहीं आ रहा, तो वो मेरे को रखने की कोशिश करेगा। आप जब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कराते हो, आप एयरटेल छोड़ के जियो पे जाना चाहते हो, तो एयरटेल से कितने फोन आते हैं, भाई क्यों जा रहे हो, रुक जाओ। सोचो दो बड़े प्लेयर मार्केट के मर्ज हो जाए, हमारी तो चॉइस ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को का रोल मतलब पिक्चर में आता है। वी नीड टू अप्लाई देम। क्या हम मर्ज हो जाएं तो ये क्या चेक करेगा कि क्या इस मर्जर के बाद देश के ग्राहकों की चॉइस खत्म हो रही है, क्या लेवल ऑफ कंपटीशन कम हो रहा है, क्या इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में। तो पूरा चैप्टर में कुछ भी सही, आप ये तीन चीजें नहीं भूलना है। प्लीज रिपीट, एक बार मेरे साथ बोलो, मतलब जहां जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो वहां वहां बोल लो। प्रिवेंशन ऑफ एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट्स, दो प्लेयर मार्केट के मिलकर ऐसा अग्रीमेंट ना कर लें विच इज एंटी कंपेटिटिव। Prevention of abuse of dominant position and regulation of combination are the three major things for which this chapter was enacted, right? बहुत सारी बातें आप जानते हैं ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है, और जो की पॉइंट्स है, जो काम की बातें हैं, जो बिल्कुल दीवाने खास का मसला है, वो मैं डिस्कस करूंगा केवल आपके साथ। हाँ, ये वादा है मेरा आपसे, मैंने आपको फेमा में भी बताया, बैंकिंग में भी बताया, और जो 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 पिछले चैप्टर हुए एमएसएमई वगैरह सब में मैंने कहा कि ये मेरा प्रॉमिस है, गारंटी है मेरी कि आपको कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी कुछ भी। यकीन मानिए मेरी बात, अगर आपने मेरा पीडीएफ पढ़ लिया तो और मेरी क्लास देख ली तो, जो मेरे अपने बच्चे हैं, अपने मतलब सभी अपने हैं, अपने मतलब जो रजिस्टर्ड सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फुल कोर्स कर लिया एक बार, फिर ये देख लें। और जिन बच्चों ने कहीं और से भी पढ़ाई करी है, सेल्फ स्टडी करी है, उन्होंने जहां से पढ़ना है पढ़ लिया, अब मेरा ये कर लो, राइट। पीडीएफ कंप्लीट है। पीडीएफ मैंने पहले भी आपको बताया, रिवीजन का पीडीएफ नहीं है, ये कंप्लीट पीडीएफ है, सब कुछ है इसमें। बस फास्ट ट्रैक मोड में मैं कवर आपके साथ जो चीजें कर रहा हूं वो मेरे से सुन लीजिए, बाकी रीड पूरा करना है आपको। तो लेट अस सी द ओवरव्यू। हाँ, लेट अस सी द ओवरव्यू। मार्क्स 5, 4, 5, 2, 3, 3, 3, 8, 7, 4 हमेशा आता है चैप्टर। ओवरव्यू, कॉम्पिटिशन एक्ट आने से पहले हमारे देश में ये वाला कानून था, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आपके, एमआरटीपी, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ये लागू हुआ था 1 जून 1970 को। इसका ये पता क्या था, हिटलर था, ये हिटलर था। और अभी वाला हमारा वो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट्स वेरी प्रो इंडस्ट्री, मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है इसको। तो लगता था सभी लोग दोषी हैं। देखो यार, इट हैड फोकस ऑन कर्बिंग मोनोपोली एंड नॉट ऑन प्रमोटिंग कंपटीशन। आप समझे, वो आपने मुहावरा सुना होगा, अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की लकीर छोटी मत करो। एमआरटीपी यानी कि पुराना कानून कहता था कि जो मोनोपोली बढ़ाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर पनिशमेंट लगा दो, क्रिमिनल लॉ था वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश करता था ऐसे कोई मेजर्स उसमें नहीं थे। तो वी शुड टर्म इट एज अ नेगेटिव काइंड ऑफ वाइब्स आती थी एमआरटीपी से, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कंपटीशन एक्ट से। प्रॉब्लम विद ओल्ड लॉ, कर्बिंग मोनोपोली पर फोकस था, नॉट ऑन प्रमोटिंग कंपटीशन, करेक्ट। नया कानून कब लागू हुआ? 13 जनवरी 2003 को। अमेंड कब हुआ? वैसे और भी बात हुआ था, बट इंस्टीट्यूट की किताब यहीं तक की बात करती है, 2007। ये देखिए दोस्तों, एग्जाम में आ चुका है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, दिसंबर 2017 में 4 नंबर में, बस इतने से ऑब्जेक्टिव लिखने, और ये वही है जो मैं बता चुका हूं आपको। देखो, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को रोकना, कंपटीशन को प्रमोट करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, लोगों को फ्रीडम ऑफ ट्रेड मिलना। कंपटीशन एडवोकेसी मतलब जहां जहां पर भी कंपटीशन के बारे में बोलना होगा, कंपटीशन एक्ट की जो अथॉरिटी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बोलेगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई
14 अक्टूबर 2003 को केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना करी, नई दिल्ली में इनका ऑफिस है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है समझ गए? वो अथॉरिटी विच रूल्स दिस पर्टिकुलर लॉ, दिस पर्टिकुलर एक्ट। जैसे बैंकिंग में आरबीआई, सिक्योरिटी लॉ में सेबी, इंश्योरेंस में आईआरडीए, वैसे कंपटीशन एक्ट में सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट गो फॉर अग्रीमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टू द पावर इन्फिनिटी। क्या होता है कि कोई दो कंपनियां मान लो आपस में अग्रीमेंट कर लें ऐसा जो एंटी कंपेटिटिव हो, और वो राइटिंग में कुछ अग्रीमेंट ना करें, वो केवल ओरल यूं ही अंडरस्टैंडिंग, मतलब जैसे ऐसे समझो जैसे तुम एक डिस्ट्रीब्यूटर हो ब्रिटानिया के, मैं पार्ले का हूं, तो हम दोनों ने आपसी सहमति जता रखी है कि तुम्हारे इलाके में मैं अपना माल बेचने नहीं भेजता अपने लड़कों को, तुम मेरे इलाके में नहीं भेजते। हम दोनों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और ये बात मान लो अदालत को पता चल गई, तो अदालत ने हम दोनों को बुला लिया। क्यों भाई, ग्राहकों की चॉइस खत्म करते हो तुम? ब्रिटानिया वाला लड़का यहाँ नहीं आ रहा और पार्ले वाला लड़का वहां नहीं जा रहा, वहां के आदमी को खाली ब्रिटानिया खाना पड़ रहा है, यहाँ के आदमी को खाली पार्ले खाना पड़ रहा है, क्या बदतमीजी है। हमने अदालत को कहा, जज साहब नो माय लॉर्ड, ये क्या सबूत है कि हमने ऐसा अग्रीमेंट करा? कहीं देखा आपने? अच्छा, हमने कोई निशानी छोड़ी नहीं, हमने अग्रीमेंट राइटिंग में नहीं करा, हमने तो आपसी सहमति अंडरस्टैंडिंग से कर ली। अब आप सोचिए कि देखने से सही बात है कि अग्रीमेंट नहीं लगेगा, लेकिन आप डेफिनेशन पढ़िए, अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? वेदर राइटिंग और नॉट, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, वेदर एनफोर्सेबल बाय लॉ और नॉट, वेदर फॉर्मल, वेदर इनफॉर्मल, वेदर इट इज अंडरस्टैंडिंग और इट इज अग्रीमेंट, वेदर ऑन पेपर, नॉट ऑन पेपर। इफ समथिंग हैज हैपेंड दैट इज क्रिएटिंग बैड इंपैक्ट, इट इज अग्रीमेंट एंड इट इज बैड। ठीक है, देखो, एनी अरेंजमेंट, understanding, action in concert, whether or not it is in formal or writing, whether क्या कहते हैं, whether or not such arrangement, understanding or action is intended to be enforceable, मतलब enforceable है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग से मार्केट की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो तुम्हें खा जाएगी सरकार। इसके ऊपर देखो 5 नंबर का क्वेश्चन जून 2016 में, 3 नंबर का क्वेश्चन दिसंबर 2019 में, एक छोटी सी 2 पैसा की डेफिनेशन से 8 नंबर की हिस्टोरिकल पैटर्न है। सोचिए आप, 5 + 3, आप इग्नोर करना है, आप अपने रिस्क पर करते रहिए, क्या करें, बच्चे अपने हिसाब से बहुत पढ़ाई करते हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ज़माने में हमारे देश में जब ये लॉ आया तो लॉ में प्रोविजन था कि कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल नाम से एक संस्था बनाई जाएगी, विशेष अदालत फॉर कंपटीशन मैटर्स, लेकिन ऐसी कोई अदालत नहीं बनाई गई। हमारे देश में जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हमें वहीं जाना है अपील को लेकर के, यानी कि कंपटीशन एक्ट के मामलों में अगर हम खुश नहीं हैं, कंपटीशन एक्ट 2002 के मामलों में अगर कंपटीशन कमीशन के फैसले के खिलाफ हमें जाना है तो हमें कहां जाना होगा? एनसीएलटी में, राइट। कार्टेल का मतलब होता है बैड एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन जो प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करे, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे, मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करे। ये एसोसिएशन किसी की भी हो सकती है, देखो, प्रोड्यूसर की, सेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, सर्विस प्रोवाइडर की, किसी की भी। ये लोग मार्केट को फ्री नहीं चलने देंगे अगर, तो इनकी जो एसोसिएशन होगी उसको एसोसिएशन कहने की जगह क्या कहेंगे? कार्टेल, राइट। कंज्यूमर आप याद रखिएगा, कंज्यूमर मींस एनीवन जिसने सामान खरीदा या जिसने सामान कंज्यूम करा, राइट। बस आपको ध्यान देना है, बट आपको ध्यान देना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट हुई है कि नहीं हुई, पेमेंट बाद में होगी या बाद में नहीं होगी, कैसा भी, ठीक है, क्लियर। ये देखें आप, वेदर अ पर्सन, ध्यान से समझिएगा, वेदर अ पर्सन परचेजिंग गुड्स नॉट फॉर पर्सनल यूज बट फॉर रीसेल, क्या उसे कंज्यूमर मानेंगे? यस। यार तुमने कैलकुलेटर खरीदा, अब खुद इस्तेमाल के लिए खरीदा चाहे बेचने के लिए खरीदा, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम कंज्यूमर हैं, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में। एंटरप्राइज का मतलब आप याद करिए, इकलौता इससे क्वेश्चन बनता है। एंटरप्राइज किसे कहते हैं वो तो यहां लिखा, पढ़ लेना। एंटरप्राइज के ऊपर क्वेश्चन बनता है सरकार एंटरप्राइज है कि नहीं, तो आपको बोलना है कि इफ द गवर्नमेंट इज चार्जिंग मनी फॉर सर्विसेज इन द नेम ऑफ चार्जेस, if the government is charging money in the name of services or goods charges in the name of charges, it is enterprise.
एंटरप्राइज मतलब उद्योग, एंटरप्राइज मतलब व्यापार। सरकार ने हमसे टैक्स लिया, इट इज नॉट एंटरप्राइज। सरकार ने प्लास्टिक की बोतल बना के या हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी की घड़ी बनाकर हमें बेची, देन इट इज एंटरप्राइज। ठीक है, ये देखो यहां पर लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार सरकार के रूप में कर रही है। लेकिन वेदर एंटरप्राइज मीन्स अ पर्सन और अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सामान खरीद के बेचना, बना के बेचना, सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब उद्योग के नेचर है। तो आप रट लीजिए, अंग्रेजी में मैं लाइन बोल रहा हूं। If the government is charging taxes for its services, that means it is working as government. It is not enterprise. But if the government is charging money in the name of charges for some goods and services, it is enterprise. सरकार बिजली बेच रही है अगर हमें, तो वो एंटरप्राइज है। पानी बेच रही है तो वो एंटरप्राइज है। पैन कार्ड का पैसा ले रही है हमसे तो वो एंटरप्राइज है, राइट। लेकिन वो हमसे डीटी और आईडीटी ले रही है तो वो एंटरप्राइज नहीं है। चलो, गुड्स किसे कहते हैं इसमें मैं ये बताना चाहता हूं। वैसे तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एक लाइन टेढ़ी है। क्या शेयर गुड्स होते हैं? आपको रट लेना है, अलॉटमेंट के पहले शेयर गुड्स नहीं होते, अलॉटमेंट के बाद गुड्स होते हैं। शेयर देखो, लॉजिक के अंदर मैं नहीं जा सकता हूं, फास्ट ट्रैक में हम पी जाओ, मैं जो बता रहा हूं। अलॉटमेंट से पहले शेयर गुड्स नहीं होते, अलॉटमेंट के बाद शेयर गुड्स होते हैं। ठीक है, दिसंबर 2015 में 3 नंबर में क्वेश्चन है इसी बात का कि शेयर गुड्स होते हैं कि नहीं होते। पर्सन किसे कहते हैं? ये इनकम टैक्स जैसी डेफिनेशन है। इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, आर्टिफिशियल, जुरिडिकल, सब है। प्राइस, ठीक है, एनीथिंग वैल्यूएबल, इट्स नॉट नेसेसरीली रुपी। रेलेवेंट मार्केट और ज्योग्राफिक मार्केट में आपको समझाना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये क्या होता है रेलेवेंट मार्केट और ज्योग्राफिक मार्केट, वो आप समझो। मान लीजिए कि कोई नया क्या कहते हैं उसे, कोई छोटी गाड़ी, छोटी कार सपोज करिए लॉन्च हुई, राइट। और वो छोटी कार लॉन्च होने पर बाकी प्लेयर्स को ऐसा लगा कि इसने जो नई कार का लॉन्च करा है विच इज एंटी कॉम्पिटिटिव, इसने कुछ गलत किया है। ठीक है, किसी का हो सकता है उसने कुछ चुरा लिया हो, फॉर्मूला, डिजाइन, एनीथिंग, राइट। तो सारी कार की कंपनियां कंप्लेंट करना चाहती हैं ऑफ एक्स कंपनी जिसने नई कार लॉन्च करी है। तो सब लोग ऑडी के पास गए, ऑडी, मर्सिडीज, ये लोग जो बड़ी कार हैं, बीएमडब्ल्यू, इनके मैन्युफैक्चरर के पास जाकर हमने बोला, हम एसोसिएशन वाले हैं, कि आप भी तो चलो ना शिकायत करने, इसने गलती करी है, ये कार कैसे बनाई इसने, ये गलत करा है। बीएमडब्ल्यू, ऑडी और मर्सिडीज वाले बोलने लगे, मान लो हमारे ऊपर तो कोई असर पड़ता नहीं, वो कार बना रहा है ऐसी जो 4 लाख की है, हमारी कार 40 लाख की है, तो हमारे ऊपर तो फर्क पड़ता नहीं, 4 करोड़ की गाड़ी बनाते हैं हम तो। बात तो सही है। तो फॉर एवरी प्रोडक्ट रेलेवेंट मार्केट एंड रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट डिफर्स। तो जो आप लोगों को, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को जब ये चेक करना हो कि बाजार पर बुरा असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से गुजरात नहीं देखना है, सिर्फ वो एरिया देखना है जो या तो ज्योग्राफिकली रेलेवेंट है या फिर ज्योग्राफिकली नहीं है लेकिन वैसे रेलेवेंट है प्रोडक्ट वाइज या कंज्यूमर वाइज। भाई हमारी कंपनी सपोज करिए स्मॉल किड्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए खिलौने बनाती है, तो दूसरी कंपनी ने कोई एंटी कॉम्पिटिटिव काम करा, दूसरी कंपनी ने कोई गलत काम करा जिससे हमारे ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो हम शिकायत करने गए तो वो कंपनी चिल्लाने लगी, तुम तो कश्मीर में हो, हम कन्याकुमारी में हैं, जज साहब इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, भले ही ज्योग्राफिकली हम पास ना हो लेकिन हम रेलेवेंटली पास में हैं, और भले ही हम रेलेवेंट पास में ना हो लेकिन ज्योग्राफिकली पास में। तो ये अदालत में यूज होने वाले शब्द हैं कानूनन, जिनको देखकर सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन तय करता है कि क्या कहते हैं उसे, एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं। तो एक होता है रेलेवेंट मार्केट, एक होता है ज्योग्राफिकल मार्केट और एक होता है प्रोडक्ट मार्केट। तो ऐसे समझो कि एक है बड़ा रेलेवेंट मार्केट, उसके 2 कैटेगरीज हैं, रेलेवेंट ज्योग्राफी के हिसाब से या रेलेवेंट प्रोडक्ट के हिसाब से। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में 2 क्वेश्चन बहुत मशहूर हैं। पहले मीनिंग समझो आप, कोई भी समझौता जिसका कंपटीशन के लेवल पर बुरा असर पड़े, कोई भी समझौता जिसका कंपटीशन के लेवल पर एडवर्स इंपैक्ट पड़े, उसको बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट।
वर्टिकल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब जैसे वैल्यू चेन होती है ना, रॉ मटेरियल सप्लायर, होलसेल डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो अगर अलग अलग लेवल के लोग कोई समझौता करेंगे जो गलत है तो वो वर्टिकल होगा। सेम लेवल के दो लोग अगर समझौता करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कैसे पता चलता है कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। आप किसी को मार्केट में नहीं आने देते, उसकी क्या कहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज छीन लेते हैं। अच्छा, बिड रेजिंग आप ध्यान रखेंगे। बिड रेजिंग मींस एनी अग्रीमेंट जिससे कंपटीशन कम होता हो। लिस्ट ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट की लिस्ट, ये जो लिस्ट है ना, मैंने इसके नीचे डिटेल दी है। ये अच्छा है, आपको काम आएगा। अगर सपोज करिए कि दो लोगों ने आपस में कुछ किया, तो आपके माइंड में आना चाहिए ऐसा कुछ क्या किया जो एंटी कॉम्पिटिटिव होगा। कुछ किया से क्या मतलब है, ऐसा क्या किया जो एंटी कॉम्पिटिटिव है। ये 5 प्लस एटसेट्रा, यहां पर लिखे हुए 5 चीजें ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट एंटी कॉम्पिटिटिव मानी जाती हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब दो लोगों ने अग्रीमेंट करा, कुछ ऐसा जिससे कंपटीशन पर बुरा असर पड़े। तो कुछ ऐसा मतलब कैसा, मतलब 5 प्लस एक्स्ट्रा एटसेट्रा। 5 तो ये हैं पक्के, जैसे आपने कभी बचपन में सुना हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंटर में जब आप थे, वॉइड अग्रीमेंट की लिस्ट थी कि ये तो वॉइड है ही, इनके अलावा भी चीजें वॉइड हो सकती हैं अगर मीनिंग क्लियर नहीं है, इम्पॉसिबल है तो, वगैरह वगैरह। पहला है टाई इन अरेंजमेंट। मतलब टाई इन अरेंजमेंट मतलब ये खरीदोगे तो ये लेना ही पड़ेगा। कोई दुकानदार कह रहा है हमसे अगर किताब चाहिए आपको और किताब उसी का मिल रही है, तो आपको ना नोटबुक भी खरीदनी पड़ेगी। क्यों भाई, हमारी मर्जी। मतलब एक बच्चा 11th स्टैंडर्ड की किताबें खरीदने बुक स्टोर पे गया, तो दुकानदार कह रहा है कि 15 किताबें तो 15 कॉपियां भी लो। क्यों लो, ये खरीदोगे ना तो ये आपको लेना ही पड़ेगा साथ में। क्यों लेना पड़ेगा, अगर ऐसा हो रहा है तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट क्या होता है, सोचिए कि हम दो लोगों ने आपस में अग्रीमेंट कर लिया। मतलब मान लो मैं वो हूं ब्रिटानिया, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कह रहा हूं सिर्फ मेरा माल बेचोगे, खबरदार जो पार्ले की एजेंसी ली। हालांकि अगर ब्रिटानिया की आप पे एजेंसी है तो बहुत कम चांस है कि पार्ले आपको एजेंसी दे, लेकिन वो पार्ले और ब्रिटानिया की मर्जी है। ये कहां का कानून है कि हमारी दुकान पे ब्रिटानिया का बिस्किट बिक रहा है तो पार्ले नहीं बिकेगा, खबरदार। ये गलत बात है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट क्या होता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस इलाके में पेप्सी नहीं बिकेगी, इस इलाके में कोका कोला नहीं बिकेगा। बताओ फिर क्या है। रिफ्यूजल टू डील, टाटा कंपनी कहने लगे हम अपनी गाड़ी टैक्सी वालों को नहीं बेचेंगे ना, हमारी वैल्यू बेइज्जती होती है हमारी। ये क्या बात हुई यार, हमारी मर्जी, हम 4 करोड़ की गाड़ी को पीली प्लेट लगा के टैक्सी में चलाएं, हमारा मन। यू कांट रिफ्यूज टू डील विद समवन। और ये कहां गया, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। एक दुकानदार से हमने कोई सामान खरीदा 800 रुपए का, ठीक मार्केट में 800 रुपए की लागत वाला सामान 8000 में बिक रहा है। हाँ, कॉस्ट से कम मत बेचो, लेकिन 800 वाला सामान दुनिया 8000 का बेच रही है, हम तो यार 4000 का बेच रहे हैं, हमारा डील। तो मैन्युफैक्चरर को नाराजगी हो रही है, आप 4000 का कैसे बेच सकती। अरे यार हमारा मन। कोई एप्पल का आईफोन 1 लाख का मार्केट में बिक रहा है, हमारी खरीद केवल 65,000 की है, 65 में हमें मिल जाता है, हम 1 लाख का नहीं बेचना चाहते, हम 80 में खुश हैं बेचने में। तो एप्पल हमसे कहने लगेगा खबरदार मेरा मोबाइल बेचा। तो ये सब नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, दैट्स एंटी कॉम्पिटिटिव। एक्सेप्शन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव छोड़िए, वो तो बस ये कहता है कि कई जगह ऐसा हो सकता है, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो दिसंबर 2012 में 5 नंबर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेम थिंग जो मैंने आपको बताया। इफ यू हैव अ गुड मार्केट शेयर, if you have a handsome amount of customers available with you, you have patronage of so many customers, तो आपको लगने लगेगा कि आप बड़े हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन करो। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत बड़ी परचेज करते हो, आपके सप्लायर्स जो हैं आपको बड़ी मात्रा में माल बेचते हैं, कोई नया व्यापारी आ रहा है, वो भी बेचारा उसी सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रहा है। आप शर्मा जी को फोन करो, शर्मा जी ये जो ABCD ट्रेडर वाले हैं ये आपसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं,
कितनी गलत बात है बताओ। आपके 1000 किलो में से 900 किलो तो हम खरीद लेते हैं, अब आप ये 100 किलो किसी को कैसे बेच सकते हो? नहीं देख लो फिर, अब हम 900 किलो खरीदेंगे नहीं आपसे। हाँ बिल्कुल खबरदार, उसको माल मिला तो। ये क्या बात हुई? गलत है ना। खैर, प्रेडेटरी प्राइस तो वो होता है कि आप कॉस्ट से कम पर बेचें। प्रेडेटरी प्राइस इज नॉट गुड। डिस्कस अबाउट डोमिनेंट पोजीशन एंड प्रेडेटरी प्राइसिंग। 8 नंबर में क्वेश्चन आया, देखो इतना सा, जून 2023 में। इससे ज्यादा लिखोगे तो तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, खून भी नहीं निकलेगा, पास भी नहीं होगे। कॉम्बिनेशन एंड इट्स रेगुलेशन, इसकी लिमिट रट के जानी है। लिमिट से क्या मतलब है? अरे मान लो दो छोटी दुकान वाले, मैं चाय बेचता हूं, बगल वाला ब्रेकफास्ट सैंडविच बेचता है, मान लो हम दोनों दुकानों ने अपना मर्जर कर लिया, बीच की दीवार तोड़ डाली। अब हमारा चाय और सैंडविच मिला के ब्रेकफास्ट कॉर्नर बन गया। इस मर्जर के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं लेना है दोस्तों। यार एक लिमिट होती है ना टर्नओवर की, एसेट की, नेटवर्थ की, किसी चीज की, कि भाई इतने से बड़ा स्केल होगा आपका तब आप अप्रूवल लेंगे। वो लिमिट आपको रट के जानी है। सर देखो प्लीज, उसमें समझने समझाने का कुछ नहीं है, लिमिट याद करनी पड़ेगी, कोई उपाय है नहीं उसका। तो आपको लिमिट याद करके जानी है कि अगर इतनी लिमिट से ऊपर का कॉम्बिनेशन हो रहा है तब हमें अप्रूवल चाहिए, मैंडेटरी सीसीआई का। और पता आपको एनसीएलटी एक बार को मान जाए, ये सीसीआई नहीं मानता इतनी आसानी से, बहुत इफेक्टिव अथॉरिटी है ये आजकल। अच्छा, ओनली इफ द रिस्पेक्टिव लिमिट्स आर क्रॉस, नॉट एवरीवेयर। लिमिट्स कहां गई? ये लिमिट है। वैसे मैंने सोचा था दोस्तों, मैं आपको दिल से बताऊं कि इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर दूं। अब जब तक ये क्लास रिकॉर्ड हो रही थी तब तक टेबल में डेवलप कर नहीं पाया। आप ये लिमिट याद रखिएगा, लिमिट के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का आइडिया आपको इससे लग जाएगा, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब चेंज इन लिमिट ये है कि भाई हर 2 साल में सरकार सीसीआई से पूछ के लिमिट रिवाइज करती रहती है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा प्रोसेस है, ये आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या प्रोसेस है। एक बात सोचो यार, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हम पूछने जाएंगे क्या हम अपना मर्जर कर लें? तो जब हम पूछने जाएंगे तो पहले हमारी एप्लीकेशन होगी, उसको कुछ क्वेरी होगी, वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर हम उसका रिप्लाई देंगे, फिर उसके बाद वो फिर क्वेश्चन पूछेगा, इन्वेस्टिगेशन उसको करनी होगी तो वो करेगा, फिर कहीं जाकर अप्रूवल आएगा ना। तो ये प्रोसेस समझ आ जाएगा आपको, इसमें कोई ज्यादा लोचा नहीं है। 2 बातें तुम ध्यान रखना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में एक आदमी होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल कंपटीशन। तो डीजी साहब करते हैं ये पूरा इन्वेस्टिगेशन या रिव्यू के हमको अप्रूवल मिलना चाहिए कि नहीं। दूसरी बात, 180 दिन में नहीं, 210 दिन में, 210 दिन में अगर अप्रूवल नहीं आता तो तुम ये मान लेना कि तुम्हारा अप्रूवल हो गया। वाह बल्ले बल्ले, कांग्रेचुलेशंस। देखो यहां पर समझो आप, नोटिस टू सीसीआई मतलब मान लो किसी को कमीशन को नोटिस दे दिया, ठीक है, कि भाई हमें वो करना है, मर्जर करना है, जज साहब अलाउ कर दो। विद इन 30 डेज मतलब जब आप लोगों का मर्जर का डिसीजन हुआ हो तब पहले सीसीआई को पूछ लीजिए। 210 दिन में अगर अप्रूवल नहीं आया तो हम मान लेंगे कि अप्रूवल हो गया। इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन, इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन का मतलब है कि सपोज करिए कि कहीं मर्जर हो रहा है और उसने खुद आके नहीं बताया। तो जब उसने खुद आके नहीं बताया तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम क्या मर गए, हम भी जिंदा हैं, हम आके खा जाएंगे तुम्हें, तुम्हारे ऊपर ऐसी छाप छोड़ेंगे तो जिंदगी में सोचोगे नहीं मर्जर के बारे में। तो जो कंपनियां मर्ज हो रही हैं वो कंपटीशन वालों से कह रही हैं, अरे कोई शिकायत करेगा तभी तो हमें पकड़ोगे, हमारे खिलाफ शिकायत कहां से आई तुम्हारे पास, हमें बताओ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोला कहीं से शिकायत की जरूरत नहीं है, सुओ मोटो होता है ना कुछ, वो आपको याद रखना है कि सीसीआई कैन स्टार्ट द इंक्वायरी विदाउट एनी कंप्लेंट। ये अपनी इच्छा से भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1 साल गुजर गया है, जैसे मर्जर होना चाहिए था अप्रूवल के बाद, और अप्रूवल लिया नहीं गया, बदमाशों ने, कंपनियों ने मर्जर कर लिया, अब आज 6 साल गुजर गए, अब नहीं केस फाइल खुलेगी। 1 साल के अंदर अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नजर पड़ गई तो पड़ गई, बस। थोड़ा सा कॉमर्स भी तो देखना पड़ता है, थोड़ा व्यापारी का भी तो भला देखना पड़ता है। वो डीटी आईडीटी देता है भर भर के सरकार को, या उसको बिल्कुल दुखी कर दोगे? ये तो फैक्टर्स का क्वेश्चन है, आप रट लेना, मतलब सॉरी रटना नहीं, लेकिन हाँ मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों कि अब
बिल्कुल एग्जाम टाइम में आप इन पर नहीं ध्यान दे सकते, ये आपको याद ही करके जानी पड़ेंगी, या अपने माइंड से आप लिख सकते हो कि मान लो सरकार या कंपटीशन कमीशन चेक करना चाहता है कि कोई कॉम्बिनेशन एडवर्स इंपैक्ट तो नहीं डाल सकता, तो कैसे पता लगाएगा? वो इन फैक्टर्स को चेक करेगा। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, देखो डीजी, ठीक है, सारा जो काम है वो डीजी करता है, ठीक है, रिप्लाई फिर काउंटर रिप्लाई ये सब ठीक है। हाँ, एक ये बहुत अच्छा है कि सपोज करिए कॉम्बिनेशन के बारे में डीजी की रिपोर्ट आ गई और डीजी कहता है कि भाई इसका कंपटीशन पर बुरा असर पड़ेगा, ये मर्जर ऐसे नहीं होना चाहिए, तो कई ऑप्शंस हैं। या तो मर्जर के रूल्स बदल दो कि भाई जैसे मर्जर का परचेज कंसीडरेशन, मर्जर के कंडीशंस, मर्जर की ट्रांसफर के जो भी इन लोगों के बीच का अग्रीमेंट है उसमें मॉडिफिकेशन कर दो, मर्जर को मना कर दो। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा सोचेगा वैसा कर सकते हैं। अब एक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जैसे आपने बैंकिंग का चैप्टर देखा होगा ना, बैंकिंग अलग है, रोल ऑफ आरबीआई अलग दे रखा है, बिल्कुल वैसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अलग दे रखा है। देखो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इनका ऑफिस नई दिल्ली में है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो आउट, बट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विल रन फॉर एवर, ऐसा है इनका। यहाँ पर दोस्तों एक चेयरमैन होता है, मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 6 लोग होते हैं, ठीक है, सभी होल टाइम होंगे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स होल टाइम। इनकी क्वालिफिकेशन में आपको बाकी तो चीजें याद रखनी है, ठीक है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है 15 साल का एक्सपीरियंस। अरे यार क्या हुआ, 15 साल का एक्सपीरियंस इन फील्ड्स में। जो लोग सीसीआई के सदस्य बनेंगे उनमें कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। एक बात और है, आगे होगी शायद, याद रखना कि सपोज करो ऐसा हुआ कि 15 साल का अनुभव नहीं था किसी बंदे पे, 12 ही साल का अनुभव था और केंद्र सरकार ने उसका अपॉइंटमेंट कर दिया। हाँ, मान लिया मैंने गलत कर दिया, अब उसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया होगा, रूलिंग सुनाई होगी, वो कंपनी अदालत में जाके करिए, जज साहब ये तो कंपटीशन कमीशन वाले खुद बेईमान हैं, 15 साल का अनुभव होना चाहिए, जज साहब इनके पास तो 12 ही साल का अनुभव है, ऐसा बंदा अपॉइंट कर रखा है सरकार ने, खुद तो झांक लो अपने गिरेबान में है, हम पर आरोप लगाती हो। तो बताइए क्या होगा? क्या कोई फैसला जो लिया जा चुका वो इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, 1000 डिफेक्ट हो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, 1000 खराबियां हो इनके अपॉइंटमेंट में, इनके रूल्स में, इनके वर्किंग में, इनके कल्चर में, इनके काम में, लेकिन जो फैसला माय लॉर्ड हो गया वो हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, मैक्सिमम एज 65 साल है, और रीअपॉइंटमेंट कभी भी हो सकता है। तो रीअपॉइंटमेंट कितने ही अलाउड है, लेकिन तुम 65 के बाद में नहीं रह सकते कंपटीशन कमीशन में। ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आया जून 2013 में। हाँ, ये थोड़ा याद रखो भाई, पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शन, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई मेंबर रिटायर होगा अपनी पोस्ट से, तो उस बेचारे की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, उसे कहीं तो नौकरी करने की परमिशन दे दो। तो रूल ये है कि जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से आप रिटायर होंगे तो 2 वर्षों तक प्राइवेट सेक्टर में नहीं ज्वाइनिंग होगी आपकी, सॉरी, उन 2 वर्षों तक पब्लिक सेक्टर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 2 वर्षों तक प्राइवेट सेक्टर में नहीं ज्वाइन कर सकते। 2 साल गुजर गए, अब कहीं भी ज्वाइन करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दिल, जो करना है करो। डीजी मैंने आपको बताया इज द सीईओ काइंड ऑफ पर्सन, अदर पीपल होते हैं। प्रोसीडिंग टू बी ऑलवेज वैलिड, यस, मैंने आपको बताया 1000 खराबियां सही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। इस बात पर क्वेश्चन है जून 19 में 3 नंबर पे ये जून 14 में 3 नंबर का क्वेश्चन है सीसीआई पे, 2013 4 नंबर, 2022 3 नंबर। फिर है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कमीशन। क्या होंगी ड्यूटीज? इन्वेस्टिगेशन करना, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का पता लगाना, उनको रोकना, कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करना, यही तो होंगी। पावर्स क्या होंगी? आप अप्रूव, रिजेक्ट और रिमूव, ये कॉमन चीजें हैं दोस्तों, ये आप लोगों के लेवल की नहीं है। मेजॉरिटी वोट से फैसले होते हैं सीसीआई में, हाँ यही ध्यान रख लो, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठक में, मीटिंग में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, तभी कोरम होगा। फैक्टर्स मैं चाहता हूं कि आप याद करके जाइए, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट इन्वेस्टिगेट करने के फैक्टर्स,
और डोमिनेंट पोजीशन के फैक्टर्स, ज्योग्राफिक मार्केट के फैक्टर, प्रोडक्ट मार्केट के फैक्टर। ऑर्डर्स बाय कमीशन, हाँ मैंने आपको बताया ना, ये टॉपिक दोबारा आया है दोस्तों, ऊपर भी था वैसे ही। ऑर्डर्स बाय कमीशन, मान लो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट पाया गया, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज पाया गया, क्या कहते हैं, पर्सन हेल्ड गिल्टी, जिसके ऊपर आरोप था वो साबित हो गया, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ऑर्डर रिलीज करेगा, तो वो क्या ऑर्डर रिलीज कर सकता है? अग्रीमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, अग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को डीमर्ज कर सकता है कि बहुत बड़े होने का अहंकार है ना तुम्हें, मैं 60 टुकड़े कर दिए जाए तुम्हारी कंपनी के, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, पेनल्टी लगा सकता है। ये है, ये देखो ये भी एग्जाम में आया था जून 18 में। अगला है डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज, सरकार चाहे तो डिवीजन कर सकती है तुम्हारा। पावर ऑफ कमीशन टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये अपने हिसाब से चलती है, ये सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब इसके जो डेली रूटीन के प्रोसीजर्स हैं वो ये खुद डिसाइड करती है। कॉलिंग ऑफ एक्सपर्ट याद रखना, इस पर पुराने कोर्स में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। कॉलिंग ऑफ एक्सपर्ट का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े तो ये उसको कॉल कर सकते हैं। ये क्या है? पेनल्टी। अच्छा, अरे मतलब कंपटीशन कमीशन ने किसी कंपनी पे पेनल्टी लगा दी, वो पे नहीं कर रहा, तो इनकम टैक्स में जैसे रिकवरी होती है वैसे होगी, दीवारें तोड़ दी जाएंगी तुम्हारी। हाँ, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, एक्ट्स टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया बट हैविंग एन इफेक्ट ऑन कंपटीशन इंडिया, यस दे आर कवर्ड। अगर भारत के बाहर भी कोई काम किया गया विच हैज एन इंपैक्ट इन इंडियन कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो सीसीआई कैन इन्वेस्टिगेट इट। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कमीशन, अगर आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर फॉलो नहीं करा तो आपके ऊपर पहले फाइन लगेगा 1 लाख रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़। यह भी नहीं दिया आपने तो फिर पनिशेबल इंप्रिजनमेंट होगी। फिर आपने कंपटीशन कमीशन के डायरेक्शंस नहीं फॉलो करे, उसकी पेनल्टी है। झूठ बोला आपने, उसकी पेनल्टी है। इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसकी पेनल्टी है। और ये देखो दिसंबर 23 में 7 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। इंफॉर्मेशन ना देने पर, मतलब सीसीआई आपसे मांग रहा है जानकारी, आप दे नहीं रहे। कंपनियों में कॉन्ट्रवेंशन अगर हुआ, मान लो कंपनियों में कोई गलत चीज हुई, तो कौन जिम्मेदार होगा? हु विल बी लायबल? भाई द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनोसेंस अगर आप साबित कर देते हैं तो आप बच जाएंगे। एपेलेट ट्रिब्यूनल मैंने आपको बताया था, पहले सीसीआई के पास जाना है, सीसीआई के पास याद रहेगा आपको, फिर एनसीएलटी के पास और फिर एनसीएलएटी के पास। 60 दिन में अपील फाइल होगी। प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, सिविल कोर्ट वाली शक्तियां हैं। सिविल प्रोसीजर कोर्ट इन पर बाउंड नहीं होता, नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे। सेल्फ रेगुलेटरी पावर्स। एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी एक अदालत के फैसले की होती है, राइट। अगर आपने एनसीएलएटी का फैसला फॉलो नहीं करा तो 1 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है और 3 साल तक की जेल हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। फिर आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं 60 दिन के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति है कि वो रूल बना सकती है, आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है। ये वाली शक्ति आप ध्यान रखें, दो शक्तियां। यार गलत कट गया, ये आप ध्यान रखना। पावर टू एग्जेम्प्ट, केंद्र सरकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन एक्ट के किसी भी प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है, तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना। एक ये है, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए उसको भंग किया जा सकता है, मतलब उसके सभी मेंबर्स को हटा के सरकार अपने हाथ में कंट्रोल ले सकती है। मैक्सिमम 6 मंथ्स, एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, जब कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तब ऐसा होगा। ये जो 29 है, मतलब ये एग्जाम के लिए तो नहीं है, ये पेपर में तो नहीं आ सकता किसी भी हाल में। बस इसमें ये लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉ नॉट बार्ड, यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वेस्टिगेशन में रखा जाएगा उनके ऊपर अगर कोई अन्य चार्ज लग रहे हैं किसी अन्य कानून के अंतर्गत, तो वो भी उनके ऊपर लगते रहेंगे। जो दूसरे कानूनों में लिखा है वो तो अप्लाई रहेगा ही रहेगा उन पर, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपटीशन एक्ट भी हमारा पूरा हुआ। ऑल राइट, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको फास्ट ट्रैक मोड में भी बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।